हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका। आज हम डिस्कस करेंगे बाल विकास के बारे में। सबसे पहले हमने जाना था, 2 वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं जो आपने देखी भी होंगी। मनोविज्ञान के बारे में कि उत्पत्ति कैसे हुई, उसका अर्थ क्या है, उसका क्षेत्र क्या है। हमने एक क्रम वाइज वीडियो डालने की कोशिश की है और मैं क्रम वाइज ही बेटर होगा अगर मैं वीडियो डालूं तो आपके लिए भी। तो देखिए दोस्तों, आज हम बाल विकास के बारे में बात करेंगे। बाल विकास का जो क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया शुरुआत। दोस्तों, बाल विकास की जब भी नाम आता है तो सबसे पहले आपके नाम एक ध्यान में आएगा, जिस वैज्ञानिक का नाम है कॉमनियस। उन्होंने क्या किया, सन 1628 के समय की बात है। उस समय उन्होंने एक पाठशाला खोली। किसके लिए? छोटे बच्चों की, जिसे हम कहते हैं शिशु पाठशाला। वो खोला, यानी द स्कूल ऑफ इन्फेंसी। वो उन्होंने शुरुआत की सन 1628 के अंदर। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रयास करते गए और काफ़ी रिसर्च के बाद 29 सालों के बाद में सन 1657 में उन्होंने क्या किया, एक किताब रची। और किताब कैसी? चित्रों की। क्योंकि वर्णमाला को समझने के लिए उन्होंने प्रत्येक वर्ण के साथ 2-2 चित्र बनाए। और वो आज भी हम जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो क्या हैं, चित्र हमारे काम में आते हैं। और आज भी कॉमनियस की वह चित्रों वाली पत्ती काम में आती है वर्णमाला को समझने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी आए और गहन अध्ययन किया अपने 3 वर्षीय बच्चे पर और एक किताब रच डाली जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। अब जब उन्होंने ये किताब लिखी बेबी बायोग्राफी, तो उस किताब का जो असर है, उसका जो प्रभाव है, वो एक और थे जर्मनी के डॉक्टर जिनका नाम था टोडमैन, उन पर पड़ा। उन्होंने भी इनके ऊपर काफ़ी रिसर्च की। फिर भी लेकिन बाद में क्या होता है, बाल जो विकास है उस पर मैडम हरलॉक आती हैं। वो एक बयान देती हैं अपना कि बालक का जो विकास होता है वो गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। और जब उन्होंने ये बात बोली दोस्तों, तो रियल मायने में क्या था, बाल विकास है वो सही रूप में पनपा और यह वहाँ से बाल विकास के रूप में जाना जाने लगा, बाल मनोविज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि जब उसके बाद एक व्यक्ति का नाम आता है जिन्होंने बाल विकास के लिए आंदोलन किया, उस इंसान का नाम है स्टैनली हॉल। उन्होंने क्या किया, बाल विकास सोसाइटी की भी स्थापना की। दोस्तों, बेबी बायोग्राफी बुक है वो सन 1774 में लिखी गई थी। और जो हमने बात की थी उसके बाद टोडमैन की, तो उन्होंने 1784 में वो प्रयास किए थे अपने। तो स्टैनली हॉल के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने क्या किया दोस्तों, बाल विकास सोसाइटी की स्थापना की और बाल विकास आंदोलन भी किया। इसलिए बाल विकास आंदोलन की अगर कभी भी बात आए आपके सामने कि उनके जनक कौन कहलाए जाते हैं, तो समझ लेना स्टैनली हॉल का ही नाम आपके सामने आएगा। देखिए दोस्तों, एक बालक का गर्भावस्था से लेकर, क्योंकि जब आपने पढ़ी लिया होगा मैडम का बयान हरलॉक का, उन्होंने क्या कहा था कि गर्भावस्था से हो जाता है विकास, उसके बाद ये नाम विख्यात हुआ बाल विकास। तो अगर हम इसकी परिभाषा की तरफ देखें तो बच्चे का जो गर्भावस्था से लेकर जो विकास होता है परिपक्वता तक, यानी वो किशोरावस्था और उसके बाद परिपक्व हो जाता है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। इसके ऊपर अगर हम परिभाषाओं की बातें करें तो काफ़ी मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने इनके ऊपर परिभाषाएं दी हैं। लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम देखें वुडवर्थ की, बर्क की और इसके साथ करो एंड करो की, इनकी अगर हम पढ़ें तो कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। करो एंड करो कहते हैं कि जब हम बालक का, खैर इनकी दोनों की, बर्क की और करो एंड करो की मिलती जुलती सी हैं कि बालक का जब हम क्या होता है, विकास होता है, जो हम मतलब गर्भावस्था से लेकर जो भी परिपक्वता की अवस्था तक हम जिसका अध्ययन करते हैं उसी को हम बाल विकास कहते हैं। और सेम स्टोरी यही इसकी जो क्या नाम है, बर्क,
उन्होंने भी यही बोला था, सेम ही, ज़्यादा इनके अंदर परिभाषाओं का अंतर नहीं है। लेकिन वुडवर्थ की अगर मैं बात करूं तो इनकी परिभाषा, उन्होंने कुछ अलग कहा। उन्होंने क्या कहा कि बाल विकास जो होता है वो वातावरण और वंशक्रम का गुणनफल होता है। किसका? वातावरण का और वंशक्रम का, क्योंकि बालक के विकास पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है और वंशक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। दोस्तों वंशक्रम होता क्या है? देखिए, हमारे दादा परदादा, पिता माता, जो माता पिता के गुण आते हैं, क्योंकि दादा के गुण आते हैं बेटे में, यानी हमारे पिताजी में, और पिताजी के गुण आते हैं हमारे अंदर। तो कहने का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी आनुवंशिकता के कारण जो गुण आते हैं उसी को हम वंशक्रम कहते हैं। वुडवर्थ ने इसकी परिभाषा भी दी कि वंशक्रम क्या होता है कि गर्भावस्था की जो अवस्था होती है 9 महीने तक की, उसमें जो भी परिवर्तन आते हैं, जो भी हम जब जन्म लेते हैं गर्भावस्था यानी 9 महीने तक, उसमें जो गुण मौजूद होते हैं वो वंशक्रम कहलाते हैं। ये बात तो थी वंशक्रम की। अब दोस्तों आगे बात करते हैं वंशक्रम के अनुसार जीवन की शुरुआत कैसे होती है। जीवन की शुरुआत कैसे होती है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखिए। माता होती है और पिता होती है, दोनों में क्या होते हैं? 46 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। आप सभी जानते होंगे इस बात को। दोनों में जनन कोष होता है, पिता में भी और माता में भी। लेकिन उसके अंदर अगर हम एक देखें तो मातृकोश होता है और एक पिता के अंदर पितृकोश होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो 23 गुण लेकर आते हैं, तो एक संयुक्त कोश बन जाता है। क्या बन जाता है? संयुक्त कोश। और उसी संयुक्त कोश को हम कहते हैं जाइकोट। जाइकोट एक सुई के आकार का ही होता है, ध्यान रखें। गर्भ में जाइकोट बन जाता है संयुक्त कोश माता के गर्भ में, जिसे हम जाइकोट कहते हैं। और उसी से क्या है? बालक की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों युक्ता नामक ग्रंथि से खैर ये बनती है शुरुआत में, लेकिन खैर उसकी बाद में बात करेंगे हम। लेकिन फिर क्या होता है, देखिए गुणसूत्र की बात आती है। 23 गुणसूत्र होते हैं, टोटल 46 होते हैं, लेकिन शुरुआत के अंदर हम देखें तो 22 आते हैं, जिसको हम कहते हैं काय गुणसूत्र। क्या कहते हैं? काय गुणसूत्र बोलते हैं उनको। माता से भी 22 लेता है बच्चा और पिता से भी 22 ही लेता है। टोटल 22 और 22 44। अब बच गए 2 गुणसूत्र। 2 कौन से बच गए? जो लिंग का निर्धारण करेंगे, यानी लिंग गुणसूत्र जिसे हम बोलते हैं। 2 सूत्र होते हैं एक्स, क्योंकि माता के अंदर होता है XX और पिता के अंदर होता है X और Y। अगर X और X को बोलते हैं लंबकाय गुणसूत्र और Y को बोलते हैं, यानी जिसे हम लंब के बाद अगर देखें तो छोटा, ठीक है, छोटा गुणसूत्र भी आप बोल सकते हो। तो अगर आप देखो X और Y अगर आते हैं तो लड़का होगा, और X अगर पिता की तरफ से X आता है तो लड़की होगी। दोस्तों हम महिलाओं, आज के समाज में देखा जाता है कि अगर लड़कियां होती हैं तो ज़्यादातर औरत को ही हम दोस्त ठहराते हैं। लेकिन अगर हम रियल मायने में साइंस, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ऐसी भूल कभी न करें, क्योंकि कहीं ना कहीं औरत में कोई कमी नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ एक पिता के अंदर ही वो दोष आ सकता है, अगर आप वैसे भी देखें तो, क्योंकि इंसान के अंदर ही वाई गुणसूत्र पाया जाता है और उन्हीं के ही हाथ में है ये सब चीज़ें कि इंसान अगर वाई गुणसूत्र इंसान से प्राप्त करता है एक बच्चा तो वो लड़का पैदा होगा। इसलिए हम किसी को दोष, ना तो आदमी के हाथ में है ना औरत के, लेकिन फिर भी अगर हम मानसिकता देखें तो औरतों के पीछे थोड़ा सा कमी की नज़र से देखा जाता है अगर लड़का नहीं होता तो हमारे समाज में। लेकिन ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोष है तो फिर वो लड़के का ही है, लड़की का तो किसी न किसी रूप में दोष है ही नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर। और अब दोस्तों मैं बात करूँगा, जब लड़का या लड़की के बारे में हमने बात कर ली कि कैसे उत्पन्न होता है, उसके बाद आती है इनके ऊपर सिद्धांत कुछ। सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत आता है बीजमैन का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं बीजकोष का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ये दिया था बीजमैन ने ही दिया था, और एक चूहे के ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया। चूहे की बार बार, जब एक चूहा जन्म लेता है उसकी वो पूंछ काट देता था, फिर जन्म लिया फिर पूंछ काट दी चूहे की, फिर जन्म लिया फिर पूंछ काट दी। ऐसे ऐसे करके उन्होंने कई बार देखा बीजमैन ने, लेकिन हर बार चूहा जो जन्म लिया नेक्स्ट पीढ़ी वाला, उसका पूंछ पूर्ण रूप से था, यानी कटा हुआ पूंछ किसी का नहीं आया। इसलिए उन्होंने इस अध्याय पर पहुंचा कि कोई भी हम अगर किसी भी तरह इस तरह की कोई भी कार्य करते हैं तो आने वाली पीढ़ी में कोई इसका असर नहीं होता। तो ये था बीजमैन का सिद्धांत।
दूसरा एक आया था अर्जित गुणों का सिद्धांत। अर्जित गुणों का सिद्धांत क्या है? लैमार्क देने वाले मनोवैज्ञानिक थे, लैमार्क ने ये दिया था। अर्जित गुणों का सिद्धांत किया किस पर? जिराफ पर। दोस्तों जिराफ की आपने देखी होगी गर्दन बहुत लंबी होती है, लेकिन लैमार्क कहते हैं कि ये गर्दन शुरुआत में इसकी लंबी नहीं थी, क्योंकि जिराफ कहते हैं कि नीचे की चीज़ें, पड़ी हुई चीज़ें नहीं खाता और वो ऊपर की चीज़ें खाता है। किसकी? पेड़ की ऊपर लगी हुई। तो वो जैसे जैसे बार बार उनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ी दर वो क्या है, खाते रहे, उनकी वो कोशिश करते रहे ऊंची चीज़ों को खाने की, तो उनकी धीरे धीरे गर्दन में लंबाई आने लगी। तो वो ये मानते हैं लैमार्क की अर्जित गुणों का भी सिद्धांत होता है, इसीलिए इंसान में भी ऐसी प्रवृत्ति पाई जा सकती है, क्योंकि बाल विकास कर रहे हैं हम। उसके बाद आता है मौलिक गुणों का सिद्धांत। देने वाले का नाम आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, मेडल हैं, चेकोस्लोवाकिया के हैं, पादरी हैं अगर हम पद के रूप में देखें तो। पादरी का काम करते थे और उन्होंने क्या किया, मेडल ने अर्जित गुणों का सिद्धांत दिया मटर के बीज पर प्रयोग करके। उन्होंने क्या किया, मटर के बीज लिए छोटे और बोने, जब उन दोनों को मिलाकर उन्होंने बोया तो संकर जो बीज होते हैं वो उत्पन्न हुए। अब फिर उन्होंने उन्हीं जो मतलब बोने भी बोए और छोटे भी आए, कैसे? संकर बीज उत्पन्न हुए। अब उन संकर बीज को दोबारा उन्होंने बोया तो 100% में से 25% छोटे हुए और 25% बड़े, यानी और 50% संकर आए। उन्होंने फिर इन संकर बीजों को बोया, तो इन जब संकर बीजों को बोया तो फिर क्या हुआ, 50% आए बोने और 50% आए लंबे। तो तब उन्होंने कहा कि एक इंसान में भी यही गुण है, दादा के गुण पोते में आएंगे। दादा के गुण क्या है कि ये सेम गुण होते हैं, वो तीसरी पीढ़ी में दोबारा आ जाते हैं। इन्होंने इस मटर के दानों पर ही प्रयोग करके ये बात साबित की, मेडल ने। दोस्तों अब आता है नेक्स्ट, असमानता का सिद्धांत। असमानता का सिद्धांत देने वाले थे डार्विन और लैमार्क, दोनों का नाम आता है कि उन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है, माता पिता से अलग भी बच्चा उत्पन्न हो जाता है। कैसे? असमानता कैसे? अलग का मतलब क्या है? जैसे कि कदकाठी में वो छोटा हो जाएगा, माता पिता लंबे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है लड़का भी उसका, उनकी संतान भी क्या हो, लंबी हो। वो कदकाठी में छोटी बड़ी हो सकती हैं, काले पीले भी हो सकते हैं, जन्म ले सकते हैं, रंग भी बदल सकता है। समानता का सिद्धांत दिया था सोरेनसन ने। उन्होंने कहा था कि माता के जैसे कि माता पिता होती है, कि उन्होंने कहा जो भी जीव होते हैं वो अपने ही तरह के जीव उत्पन्न करते हैं, जन्म देते हैं। जैसे कि आदमी होता है, इंसान होता है, वो इंसान प्रकृति का, जानवर होता है जानवर, जैसे कि इंसान के लड़का या लड़की होगा, इसी तरह से आपने देखा होगा कि गाय भैंस जो भी पालते हैं तो बछड़ा होगा भैंस के। तो इस तरह से हमने ये देखा था कि समानता का सिद्धांत उन्होंने बताया कि जो जीव होंगे वो अपनी ही प्रजाति के जीवों को जन्म देते हैं। ये समानता का सिद्धांत दिया था उन्होंने। ये नहीं है कि कुत्ते की बिल्ली कुत्ती होती है या जो भी हो ऐसा जानवर जो बिल्ली को जन्म दे दे, ऐसा नहीं होता, कहने का अभिप्राय था। एक था विपरीत गुणों का सिद्धांत। विपरीत गुणों का सिद्धांत आप प्रत्यागमन का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसका समर्थन सोरेनसन ने किया था। उन्होंने कहा था कि विपरीत गुण भी पैदा हो सकते हैं इंसान के अंदर, कोई भी हो। खैर उन्होंने कहा जिस तरह से एक माता पिता अच्छे इंसान है तो कोई ज़रूरी नहीं है उसकी संतान भी अच्छी हो। और आज के समाज में ये देखते होंगे ज़्यादातर विपरीत गुण आप मिल जाते हैं समान, क्योंकि पिता अच्छा हो कोई ज़रूरी नहीं है बेटा भी उसका उतना ही अच्छा हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, और उम्मीद करता हूँ आपको बाल विकास के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। आगे हम वातावरण और बाल विकास, अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित बातें करेंगे, शैशवावस्था के बारे में बात करेंगे, बाल्यावस्था के बारे में बात करेंगे। सारे टॉपिक कराऊंगा। अगर आपकी मेहर रही, आपका अगर आशीर्वाद रहा, आपका प्रेम रहा, तो आगे एक और वीडियो लेकर आऊँगा। और जैसे जैसे आप मुझे हौसला देते रहेंगे हम आगे बढ़ते रहेंगे, सारे सिलेबस करते रहेंगे धीरे धीरे। धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।